स्वागत है आपका BHDC 134 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम इकाई 4 में त्यागपत्र की अंतर्वस्तु और विश्लेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम प्रेरित होते हैं कि हम आपके लिए और नए वीडियो लाते रहें। तो उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्यागपत्र का परिचय एवं संदर्भ तथा इसके कथासार को भी जानेंगे तथा कथानक की विशेषता को भी पढ़ेंगे। और इसमें जो मौजूद चरित्र हैं मृणाल, प्रमोद, अन्य पात्र, इसके चित्रण को भी देखेंगे तथा साथ ही परिवेश को भी समझने का प्रयास करेंगे ताकि इस पर बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकें। क्योंकि त्यागपत्र से संबंधित एग्जाम में कम से कम आपको 20 से 40 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि इस पे बनने वालों के प्रश्न के उत्तर दे करके एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं त्यागपत्र का परिचय एवं संदर्भ से। तो आते हैं टॉपिक पे। जब हम त्यागपत्र का परिचय और संदर्भ में देखते हैं तो और सर एम दयाल जो कि जज थे और उन्होंने जग से त्यागपत्र दे दिया था और कई वर्षों से हरिद्वार में ही विरक्त जीवन बिता रहे थे। और 2 महीने पहले ही उनकी मृत्यु हुई थी, जिसकी खबर अखबार में भी छपी। और उनसे प्राप्त एक पत्र जो अखबार में छपा था वह इंग्लिश में थी और उसी को हिंदी में यहाँ पे उसके अंश प्रस्तुत किए गए हैं। और इसमें जो कुछ अनिवार्य जो नहीं थे ऐसे नामों को बदलकर प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी का प्रारंभ जो होता है, उपन्यास का प्रारंभ जो होता है, वह सर एम दयाल के स्थान पर प्रमोद के रूप में आता है। यानी कि सर एम दयाल के स्थान पर प्रमोद को प्रस्तुत किया गया है। उनकी माता का नाम मृणाल है और मृणाल के मरने की खबर से उपन्यास का प्रारंभ होता है। फिर विस्तार से मृणाल की जीवन की कहानी चलती है और उपन्यास का अंत भी मृणाल के मरने से ही होता है। बुआ के मरने से प्रमोद काफ़ी दुखी होता है और वह अपने कुछ न करने के प्रयास से दुखी होकर उस पर पछतावा व्यक्त करता है। इस तरह जो है एम दयाल उपन्यास के प्रारंभ में आते हैं और फिर अंत में आते हैं। उपन्यास में त्यागपत्र का अर्थ जज एम दयाल या प्रमोद द्वारा जज के पद से दिया गया त्यागपत्र है, या स्पष्ट है कि मृणाल के जीवन से त्यागपत्र का अर्थ इस उपन्यास में नहीं आता, क्योंकि मृणाल की मृत्यु होती है। वह समय अनुसार स्वेच्छा से होती है, वह मृत्यु का वर्णन नहीं करती। वह ऐसे जीवन का वर्णन करती है जिसमें उसे अपार कष्ट होता है, परंतु वह जीवन से त्यागपत्र की श्रेणी में नहीं आता। तो इस कहानी में मृणाल के जीवन में घटने वाली कुछ दुखद घटनाओं के ऊपर ही यह उपन्यास निर्भर है और इसके बारे में ही इस उपन्यास में हम पढ़ेंगे। तो आइए इसमें कुछ उपन्यास के चरित्र को तथा इसका जो एक परिवार परिवेश बनता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रमोद है, उसके पिता 2 भाई हैं और 3 बहनें हैं। छोटा भाई घर से अलग होकर के बर्मा चला गया था। 2 बड़ी बहनें थीं। ध्यान रखेंगे, प्रमोद के पिता 2 भाई हैं और 3 बहनें। छोटा भाई जो था वह घर से अलग होकर बर्मा चला गया था। 2 बड़ी बहनें थीं, दोनों प्रसव के दौरान मर गई। इसमें से जो सबसे छोटी बुआ थी वह बची, जो कि उनके पिता से उनका संबंध काफ़ी अच्छा था। और जो प्रमोद है उसकी माँ थोड़ी कठोर है, जो कि किसी बड़े स्कूल में पढ़ाती है। इस प्रकार से यह उपन्यास प्रारंभ होता है और ये कहानी आगे बढ़ती है। उपन्यास में मुख्य पात्र मृणाल और उसका भतीजा प्रमोद है। जब इस उपन्यास को हम पढ़ेंगे तो इसमें मुख्य पात्र मृणाल और प्रमोद आता है। प्रमोद की बुआ है मृणाल, भतीजा जो कि प्रमोद है वह कम उम्र में जब कुछ घटनाओं को देखता है तो पूरी तरह उसे समझ नहीं पाता, पर जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं तो पाठक जो होता है उस बात को समझ लेता है। इसके साथ ही हम देखें धीरे धीरे इसी क्रम में प्रमोद बड़ा हो गया है, अतः अब वह उन सभी बातों को समझने लगा है जिनका अर्थ ग्रहण वह पहले नहीं कर पाता था। बुआ के मरने के साथ ही प्रमोद के मन में यह कसक रहती है कि क्या अंत समय में बुआ ने मुझे याद किया। इस कसक से दोनों की आत्मीय रिश्ते का एहसास हमें इस उपन्यास में होता है, पता चलता है।
उपन्यास को पढ़ते समय या इसका अध्ययन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कथावाचक जो प्रमोद है और कथा विषय जो मृणाल है का रिश्ता अत्यंत आत्मीय और घनिष्ठ है। तो चलिए त्यागपत्र कथा का हम सार देख लेते हैं। उपन्यास का प्रारंभ मृणाल के स्कूल के दिनों से होता है, जब वह अत्यंत शरारती चुलबुली लड़की हुआ करती थी, जिसकी शीला नामक एक सहेली थी। शीला भी नटखट थी। एक बार घटना घटती है कि शीला गणित के शिक्षक की कुर्सी में कीले डाल देती है। शिक्षक नाराज हो जाते हैं और पूरी कक्षा को दंड देने के लिए तैयार होते हैं और पूछते हैं कि यह किसने किया। मृणाल को पता है कि यह कार्य शीला ने किया है, तब भी वह कक्षा में खड़ी होकर स्वीकार कर लेती है कि वह कार्य उसने किया है। इस तरह उसके डंडे से पिटाई होती है, जिससे वह शांति से स्वीकार कर लेती है। मृणाल की आत्मपीड़ा की यही पहली तस्वीर है जो हमें इस उपन्यास में दिखती है। शीला के घर मृणाल का आना जाना है। शीला का भाई है, जिससे मृणाल को प्रेम हो जाता है, और इस बात का जब पता मृणाल की भाभी को होती है, तब वह मृणाल को कमरे में बंद करके डंडे से खूब पीटती है। एक बार तो मृणाल चिल्लाती है, बाद में इस मार को वह चुपचाप सहन कर लेती है। इस घटना से आहत प्रमोद के माता पिता जल्द ही मृणाल का शादी कर देते हैं, और उसकी किशोर अवस्था अभी चल ही रही थी। न उसकी समझ विकसित हुई थी और न भावनाएं। चुपचाप वह स्थिति को स्वीकार कर लेती है। कुछ दिनों बाद वह वापस घर आती है। वह माँ बनने वाली है। ससुराल में वह खुश नहीं है। वह ससुराल जाना नहीं चाहती, क्योंकि उसका जो पति है प्रौढ़ है और उसे पीटता भी है। दोबारा ससुराल जाने पर कुछ दिन बाद पति उसे घर से निकाल देता है। उसकी नवजात बच्ची की मृत्यु हो जाती है। जो मृणाल है, उसकी छोटी सी बच्ची जिसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके पति ने उसे घर से अब निकाल भी दिया है। इसके बाद वह एक कोयले वाले के घर में रहने लगती है। मृणाल उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। प्रमोद उससे मिलने जाता है, तब वह अपनी स्थिति का बयान करती है और यह आशंका जाहिर करती है कि अब थोड़े दिनों बाद यह आदमी भी मुझे छोड़कर वापस अपने परिवार के पास जाने वाला है। कुछ समय पश्चात मृणाल को मार पीट कर निराधार छोड़कर वह कोयले वाला भी चला जाता है। अस्पताल में वह एक बच्ची को जन्म देती है। अस्पताल मिशन का है। अस्पताल वाले उसे यह प्रस्ताव देते हैं कि वह इस बच्ची को मिशन को सौंप दे। मिशन उसे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देगा। वे मृणाल को भी ईसाई धर्म स्वीकार करने की सलाह देते हैं। उसे नर्स की नौकरी देने का प्रलोभन भी देते हैं। मृणाल उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है और बिना किसी सहारे के वहाँ से चली जाती है। इस तरीके से हम उपन्यास में मृणाल के कठिन जीवन को देखते हैं। इसी बीच प्रमोद के विवाह की चर्चा चलती है। वह लड़की देखने के लिए जिस घर में जाता है, उस घर में नौकरानी के रूप में वह अपनी बुआ मृणाल को देखता है। मृणाल का जीवन बहुत ही दयनीय स्थिति में था। हालांकि उसकी बच्ची की फिर मृत्यु हो गई थी। जो दोबारा जब वह माँ बनी थी, उसकी जो बच्ची हुई थी उसकी पुनः मृत्यु हो जाती है। लड़की वालों को जब पता चलता है कि यह जो घर में काम कर रही है वो मृणाल की बुआ है, तो उसे रिश्ता तोड़ देते हैं। मृणाल को भी नौकरी से निकाल देते हैं। अब वह समाज के बीच चली जाती है, जहां उसका जीवन लगभग नरक सा हो जाता है। प्रमोद फिर प्रयास करता है कि मृणाल उसके साथ उसके घर चले। प्रमोद यहाँ चाहता है कि वो अपनी बुआ को अपने साथ घर ले जाए। कोयले वाले के यहाँ मिलने पर भी प्रमोद प्रस्ताव रखा था। जब वो कोयले वाले के यहाँ गया था, उस समय भी अपनी बुआ को यह प्रस्ताव दिया था कि वह उसके साथ उसे घर चले, परंतु मृणाल कहती है कि वह घर तुम्हारा नहीं, तुम्हारी माँ का है। और प्रमोद की माँ की मृत्यु हो चुकी है। प्रमोद भी बड़ा वकील बन गया है। तब भी मृणाल उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। वह प्रमोद को कहती है कि वह अपने रुपये इस बस्ती के लोगों पर खर्च करे। यह वह नहीं कर पाता। समय बीतता जाता है। प्रमोद वकील से जज बनता है और एक दिन पता चलता है कि बुआ मर गई। प्रमोद के मन में भी पछताव जागता है और वह जज से त्यागपत्र दे देता है। यहाँ आकर उपन्यास जो है समाप्त हो जाती है। इस कथा के भीतर ही समाज, चिंतन, पात्रों का जीवन, उसका व्यक्तित्व सब हमें चित्रित होते हुए दिखते हैं। जब हम बात करते हैं त्यागपत्र के कथानक की विशेषता की, तो त्यागपत्र के कथानक का ताना बना प्रमोद के वर्णन से आता है। वहीं मृणाल की कहानी का हमें पता चलता है। प्रमोद के इस
कथ्य के दो भाग हैं। एक, जिन बातों को, घटनाओं और प्रसंगों को प्रमोद ने स्वयं देखा था, अर्थात वह उन घटनाओं का साक्षी है। दूसरे, कुछ घटना के बारे में मृणाल उसे बताती है, यानी कि स्वयं वो वहाँ नहीं होता है। वे सब प्रसंग प्रमोद बिना किसी अतिरिक्त जिज्ञासा के पाठकों को सुना देता है। दूसरा, ऐसी घटना होती है जहाँ प्रमोद खुद नहीं होता, उसकी बुआ मृणाल उसे बताती है, जो प्रमोद के माध्यम से पाठकों तक पहुँचती है। तीसरे, कुछ बातें अन्य पात्र जैसे मृणाल के बारे में बताते हैं। यह हिस्सा सूचनात्मक है। यह इस कहानी की विशेषता है कि प्रमोद है, उसकी बुआ है, कुछ घटनाएं प्रमोद के सामने होती हैं, और जहाँ प्रमोद नहीं होता वहाँ जो घटनाएं होती है वह उसकी बुआ प्रमोद को बताती है। और कुछ ऐसी घटनाएं जहाँ ये दोनों नहीं होते, वहाँ कोई तीसरा पात्र है जो घटी घटनाओं के बारे में पाठकों को बताते हैं या उन घटनाओं के बारे में बताते हैं। तो ये इस कथना की विशेषता है। एक अनुभव या घटना को दूसरे अनुभव या घटना से जोड़ने के काम आता है, जिसे कथावाचक भी सूचना के स्तर पर ही सुनता है। जहाँ पर प्रमोद स्वयं उपस्थित रहता है और जहाँ मृणाल उसे घटनाओं की जानकारी देती है, उन प्रसंगों का वर्णन बहुत ही जीवंत लगता है। मृणाल की कहानी का मर्म इसी प्रसंग में ही मिलता है। उपन्यास में शेष तो केवल जानकारी मात्र है। स्कूल के दिन में मृणाल का घर आकर स्कूल की शरारतें प्रमोद को सुनाया करती थी। उसी में शीला का प्रकरण भी है, जिसमें शिक्षक की कुर्सी में कीले शीला डालती है और मृणाल कह देती है कि यह कसूर मेरा है। इसके बाद मास्टर जी उसे बेत से पीटते हैं। वह तो मार खाने के लिए भी तैयार है। इस आत्मपीड़ा को बर्दाश्त करने का नैतिक साहस मृणाल के चरित्र की अपनी विशेषता है। यहाँ पर यह मामूली शरारत के रूप में आता है, परंतु आगे चलकर ऐसी घटनाएं उसके जीवन का अंग बन जाती है। यह जो टीचर वाली घटना है और जो वो मार खाती है, यह तो यहाँ पे मात्र एक शरारत के रूप में आता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं उसके जीवन का अंग, आगे जाके जीवन का अंग बन जाती है। इसके बाद उपन्यास में 2 बार बेत से मार खाने का जिक्र आता है। एक बार प्रमोद की माँ द्वारा, दूसरी बार उसके पति द्वारा। पति द्वारा बेत से पीटे जाने का साक्षी प्रमोद नहीं है, यह घटना उसे बुआ सुनाती है। शीला के भाई से संबंध की घटना की जानकारी मिलने पर प्रमोद की माँ मृणाल को बेत से पीटती है। प्रमोद ने वर्णन किया है कि बेत की पहली चोट पर तो वह चीखी और उसे चीख सुनाई दी, उसके बाद रोने कलपने की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं आई, पर बेत की आवाज़ आ रही थी। पिटाई के बाद के दृश्य का वर्णन करते हुए प्रमोद ने लिखा है कि बुआ औंधी पड़ी हुई है, उसकी साड़ी इधर उधर हो गई है, जगह जगह नील उभर आए हैं, कहीं कहीं लहू भी छलक आया है। बुआ गुमसुम पड़ी है, न रोती है न सुबुकती है, बाल बिखरे हैं और धरती पर पड़ी दोनों बाहें पर माथा टिका है। इससे पहले बुआ कहती है कि मैं बुआ होना नहीं चाहती, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। बुआ प्रमोद की माँ से वैसे भी कोई रिश्ता नहीं मानती। उसकी असंवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उसे हमेशा तेरी माँ संबोधन से मृणाल पुकारती है। हालांकि बुआ ने चुपचाप मार खा ली थी, कोई प्रतिकार नहीं किया था, परंतु वह दिन था फिर बुआ की हंसी मैंने कभी नहीं देखी। वैसे तो मृणाल अपनी पीड़ा का कहीं वर्णन नहीं करती। एक बार वह ससुराल से वापस आती है, फिर ससुराल नहीं जाना चाहती, तब पूछने पर वह कहती है कि बेत खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार की उपन्यास में घटनाओं का भावपूर्ण वर्णन हमें देखने को मिलता है। त्यागपत्र के कथनाक को देखकर कई बार संदेह होता है कि लेखक ने मृणाल के जीवन की सीधी रेखा खींच रखी है। इसका उद्देश्य है कि मृणाल के जीवन को पीड़ा में रखा जाए। मृणाल खूबसूरत कन्या है, चुलबुली है, उसे जीवन का ज्ञान नहीं। वैसे भी किशोर अवस्था में बहुत मुश्किल से ही किसी के पास होता है। ऐसी कन्या को प्रेम का शिकार बनाया जा सकता है। शीला के घर भोजन लेखक ने यह अवसर उपलब्ध करवा दिया। इसी प्रकार हम देखें तो ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं जिससे मृणाल की भावनात्मक पहलू का हमें पता चलता है। जैसे ईसाई मत स्वीकार कर लेती तो शायद उसकी जीवन में जो कठिनाइयाँ बढ़ जा रही थी, जिसका उसे प्रलोभन दिया गया था ईसाई मिशनरी द्वारा, वह उसे स्वीकार नहीं करती। इसके बाद वह एक परिवार में घरेलू नौकर बन के रहती है। उसी घर में जयंत ने प्रमोद के विवाह का आयोजन कर डाला
इसी परिणाम से शादी भी टूट जाती है और मृणाल को भी वहाँ से निकलना पड़ता है। तो त्यागपत्र की जो ये विशेषता है कहानियों को एक दूसरे से जोड़ने की, वो यहाँ में दिखती है। त्यागपत्र उपन्यास को जैनेंद्र ने डायरी और संस्मरण की शैली में लिखा है। उपन्यास में कथा मृणाल की है, उसे न तो लेखक कहता है और न ही मृणाल कहती है, अपितु प्रमोद कथा का वाचक है। इस तरीके से हमें इस कहानी के बारे में पता चलता है। लेखक का ध्यान सिर्फ मृणाल पर है। लेखक मृणाल के संदर्भ में उपयुक्त जानकारियां देता जाता है, परंतु पाठक प्रमोद को भी ठीक से पढ़ना समझना चाहता है। मृणाल के पति को भी भली भांति जानना चाहता है। पाठक सबको जानना समझना और पढ़ना चाहता है, लेकिन उपन्यास की वर्णन शैली इसकी अनुमति नहीं देती। यह इसकी विशेषता ही हम समझ सकते हैं कि ये सभी पात्रों को एक एक करके उसके द्वारा स्वयं उसका वर्णन करने को अपितु वर्णन करने का जो है मौका नहीं देती, बल्कि लेखक उसे प्रस्तुत करता है, उसका वर्णन शैली में इसको प्रस्तुत करता है। ये सारे पात्र मृणाल के जीवन के लिए नरक का दरवाज़ा खोलने का काम करते हैं। तो ये त्यागपत्र की कथानक की विशेषता है। वहीं हम वीडियो में आगे बढ़ें तो अगर हम इसके चरित्र को देखें तो इसमें जो मुख्य रूप से चरित्र आए हैं वह है मृणाल, प्रमोद तथा अन्य कुछ पात्र हैं जिसे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर हम बात मृणाल की करें तो मृणाल के जीवन की पीड़ा दो मुख्य कारण है। एक तो यौन शुचिता की धारणा और पवित्रता की धारणा। ये दोनों धारणाएं भारतीय समाज में बदमूल है। जो कोई या किसी भी कारण से इन धारणाओं के अनुरूप जीवन नहीं जी पाता, उसका जीवन नरक बन जाता है। ये दोनों धारणाएं सिर्फ स्त्रियों पर लागू होती है। यौन शुचिता तो इतनी बलवती है कि उस पर कोई चर्चा तक नहीं करता। मृणाल के जीवन में शीला का भाई आता है। उसके संबंधों का केवल आभास उपन्यास में दिखाया गया है। इस संबंध के कारण मृणाल को शारीरिक मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इसी कारण उसका बेमेल विवाह हो जाता है। इसी संबंध के कारण अंततः उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया। इसी अपराध के फलस्वरूप दिए गए दंड की कोई अपील या कोई सुनने वाला नहीं होता। मृणाल की भी कोई तकलीफ या इससे जो परेशानी या इसकी जो कोई भी तरह की अपील कहीं नहीं सुनी जाती। लास्ट में अंत में वह ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां यौन शुचिता की यह धारणा निरर्थक हो जाती है। पति जब मृणाल को लेने आते हैं तब यह कहना नहीं भूलती कि बहु बेटियों की चलन की रीति नीति हुआ करती है। अपने तो वही पुराने अकीदे हैं। अपना कुल सील चला जाता है, न कि निभा तो फिर क्या रह गया। जरा ये बातें समझा देनी चाहिए। इशारे से यह समझाते हुए इसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था की पवित्रता की धारणा की बात यहाँ स्पष्ट होती है। वहीं जहाँ हम देखें कि प्रमोद की माँ उसकी बुआ को आर्य गृहिणी के रूप में देखना चाहती थी, मृणाल जो है यौन शुचिता की धारणा को अपना लेती है और हमें शीला के भाई के साथ उसके संबंध देखने को मिलते हैं, जो कि इस सामाजिक परंपरा के नियम के विरुद्ध था। इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम मृणाल की चरित्र को देखते हैं। उसके पति के द्वारा अनमन तथा उसके पति के द्वारा उसको पीटना तथा उसके पूर्व के प्रेम प्रसंग के कारण उसको घर से निकाल देना, फिर उसका कोयले वाले के पास जाना, फिर वहाँ उसका माँ बनना, उसकी पुत्री की मृत्यु, इस तरह की जो घटनाएं होती है यही मृणाल की चरित्र हैं। और इस तरह इसके चरित्र का वर्णन इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। वहीं देखिए हम दूसरे चरित्र को, तो वह है प्रमोद। त्यागपत्र में लेखक सिर्फ मृणाल का चरित्र उद्घटित करना चाहता है। वह उसके भतीजे प्रमोद के माध्यम से मृणाल का चरित्र उद्घटित करना चाहता है। इसके लिए वह उसका जो भतीजा है प्रमोद, उसके माध्यम से लेखक यह कार्य करता है। मृणाल की कहानी प्रमोद सुनाता है। इस प्रक्रिया में प्रमोद का चरित्र भी हमारे सामने प्रस्तुत होता है। वह न्यायप्रिय है, संवेदनशील है, नीति सम्मत है, चिंतन करता है, भावुक है। मृणाल की स्थिति पर दुखी भी होता है, परंतु वह कुछ कर नहीं सकता।
जब वह छोटा होता है तो माँ के हाथों मृणाल को मार खाते हुए वह देखता है, पर वह ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में वह कुछ समझ नहीं पाता है। जब वह बड़ा होता है तो वह अपनी बुआ की मदद करना चाहता है, पर बुआ उसकी मदद लेने से इनकार कर देती है। जैसे जब वो कोयले वाले के यहाँ होती है तब प्रमोद जाता है अपनी बुआ मृणाल के पास और उसे अपने साथ आने को कहता है, उस समय भी वह नहीं आती। जब उसकी बुआ मर जाती है, उसकी बुआ का देहांत हो जाता है, तब उसे अपने पे बहुत पछतावा होता है कि वह अपनी बुआ के लिए कुछ नहीं कर पाया। इन सभी स्थितियों की वजह से ही वह अपने जज की नौकरी से इस्तीफा देता है और हरिद्वार में कई वर्षों तक अकेला ही सब कुछ त्याग करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। इस तरीके से हम प्रमोद के जीवन चरित्र को यहाँ पे देखते हैं। वहीं हम अन्य पात्रों की करें तो यहाँ प्रमोद की माँ का भी जिक्र आता है, जो किसी बड़े स्कूल में पढ़ाती है और वह भारतीय संस्कृति को मानने वाली पारंपरिक महिला है, जो मृणाल को एक चरित्रवान महिला और गृहस्थी के रूप में देखना चाहती है, पर मृणाल के द्वारा इस परंपरा को तोड़ने पर और प्रेम प्रसंग में पड़ने के कारण प्रमोद की जो माँ है वह उसे पीटती है। इस प्रकार से उसका हमें चित्रण यहाँ पे दिखाया गया है। वहीं प्रमोद के पिता जो हैं इस घटना से रोष होकर के उसका विवाह कम उम्र में ही करवा देते हैं और यह जो विवाह होता है वह बेमेल विवाह होता है, यानी कि उसका पति उम्र में बहुत बड़ा होता है। साथ ही अगर हम प्रमोद की पिता की बात करें, इस उपन्यास में प्रमोद के जो पिता हैं उसमें दिखाया गया है कि वह अपनी बहन यानी मृणाल से बहुत प्यार करता है, पर जब मृणाल अपने ससुराल से आती है और पुनः ससुराल नहीं जाना चाहती, उस समय प्रमोद के पिता उसके साथ खड़े नहीं होते। यहाँ हमें उसकी निष्क्रियता वाले व्यक्तित्व का भी पता चलता है, साथ ही उसके सज्जन व्यक्ति होने की भी चरित्र जो है प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरीके से जो अन्य पात्र हैं इसके बारे में हमें इस उपन्यास में मालूम चलता है, जिनके चरित्र इस तरह के थे। साथ ही हम देखें तो मृणाल का पति का भी जिक्र आता है, जो उम्र में थोड़ा बड़ा था, स्वभाव का कठोर था, सामाजिक मान्यताओं को मानता था, पुराने ज़माने के मूल्य बोध के अनुसार अपने परिवार को चलाना चाहता था। मृणाल ने जब उस नैतिकता के विपरीत कुछ किया, सच्ची तथा ईमानदारी अभिव्यक्ति की, तो शीला के भाई के संदर्भ में उसने सब कुछ अपने पति को बता दिया, जिसके लिए उसने मृणाल को बेत से मारा और उसे घर से निकाल दिया। तो इस प्रकार से हमें मृणाल के पति के चरित्र का वर्णन यहाँ उपन्यास में इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हमने त्यागपत्र की जो चरित्र हैं उसके चित्रण को भी देखा, पढ़ा और समझा। आइए अब इसके परिवेश की बात कर लेते हैं। जब हम इसके परिवेश की बात करते हैं तो उपन्यास की कथा का चित्रण विशेष परिवेश में होता है। उसी परिवेश में घटनाएं घटित होती है तथा पात्रों का चरित्र चित्रण होता है। इस परिवेश को पात्रों और कथा की संगति में होना चाहिए। कोई भी उपन्यास अपना अभिप्रेत संप्रेषित कर पाता है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज का चित्रण करने के लिए किसानों का परिवेश ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार से हम देखें इस उपन्यास के अंदर हम देखें तो त्यागपत्र के प्रमुख पात्र मृणाल और प्रमोद हैं। इनका परिवेश संपन्न मध्यवर्गीय परिवार है। प्रमोद के पिता प्रतिष्ठा वाले थे और माता अत्यंत कुशल गृहिणी थी। जैसी कुशल थी वैसी कोमल होती तो शायद अच्छा होता। यहाँ से उपन्यास का सामाजिक परिवेश प्रकट होता है। धनी भले ही न हो परंतु अच्छा खाता पीता परिवार था। मृणाल शहर के बड़े स्कूल में बग्गी में बैठ के पढ़ने के लिए जाती थी। मृणाल की सहेली शीला थी, सुखी मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखती थी। मृणाल की अपनी सहेली शीला के घर जाती है। शीला के भाई के साथ उसका संबंध होता है। वह भी शिक्षित नौजवान था। मृणाल का विवाह कर दिया जाता है। वह अपने ससुराल में जाती है। ससुराल भी अच्छा खाता पीता परिवार था। उसके पति के पास कार थी, जो इस युग को ध्यान में रखते हुए संपन्न परिवार का लक्षण प्रस्तुत करता है। ससुराल में उसको और चाहे जो कठिनाइयां हों परंतु आर्थिक परेशानी कुछ भी नहीं थी। पति के द्वारा घर से निकाले जाने पर मृणाल कोयले वाले बनिए के घर में रहने लगती है। वहाँ उसका सामाजिक आर्थिक परिवेश बदल जाता है। वर्गीय दृष्टि से यह दूसरी दुनिया थी। यहाँ उसको आर्थिक अभाव में रहना पड़ता है। इस घर का वर्णन करते हुए प्रमोद कहता है, कहाँ बुआ, कहाँ इस जगह थी और यहाँ ये गंदगी
यहाँ नीचे दर्जे के लोग रहते हैं। भीतर गली में गहरे जाकर बुआ की कोठरी थी। बनिया बाहर एक दुकान लेकर वहाँ दिन में कोयले का व्यवसाय करता था। उपन्यास जो जो विकसित होता है, मृणाल के जीवन के साथ उसका परिवेश भी बदलता जाता है। मृणाल का चरित्र भले ही और परिवर्तनशील रहा हो, परंतु उसके जीवन का वातावरण बदलता हुआ दिखता है। मृणाल हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेती है। मृणाल के जीवन का अंतिम परिवेश कैसा था? जहाँ नगर की सरांद रहती है, वहाँ रहती थी अधेड़ अवस्था की वेश्याएं, बेकार मजदूर, पेशेवर भिखमंगे, कानून की आंख और चुंगल से बचकर छिपे उधरे काम करने वाले लोग। इस तरह भद्रवर्गीय समाज से समाज की तलछट तक मृणाल का जीवन चलता है। इस तरह इस कहानी, इस उपन्यास में परिवेश को प्रस्तुत किया गया है, जो इस उपन्यास को जीवंत बनाता है और उपन्यास के परिवेश पात्रों के अनुसार से अनुकूल प्रतीत होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने परिवेश, जो पात्र थे, उनके चरित्र, कथानक का सार और कथानक की संदर्भ और इसकी विशेषताओं को हमने इस वीडियो में पढ़ा। तो ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें